नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमने कल 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी मैं घटना चक्र पर बेस्ड 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ ला रहा हूं, उसमें आपको ये भी बताया गया है कि 500 के साथ साथ जो 200 अतिरिक्त प्रश्न होंगे, उसमें पिछले अक्टूबर यानी कि 2023 के अक्टूबर से लेकर के 2024 के अक्टूबर या सितंबर तक के सारे प्रश्नों को लगभग शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के साथ इसके पीडीएफ को, ये जो बाइलिंगुअल मोड में मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो अभी तक 200 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, उनका पीडीएफ भी आपको टेक्निकल टीम को दे दिया गया है। 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। पीडीएफ लेने के लिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी हिंदी डेली क्विज करके एक और टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं और 10 प्रश्न हिंदी के कराए जाते हैं, जो कि आरओ एग्ज़ाम के लिए या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसे भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें टोटल अभी तक मुझे लगता है कि 32,000 सब्सक्राइबर के आसपास होंगे, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐश्वर्य सिंह ने एक कंप्लीट आंसर दिया, जो कल की क्लास मैंने ली थी उसमें। अब मुझे नहीं पता ऐश्वर्य सिंह या ऐश्वर्या सिंह जो भी रही हो या रहे हो, ठीक है, तो उनके जो भी कमेंट था उसे पिन कर दिया गया है मेरे लास्ट लेक्चर पर। एक बात और मैंने देखी है अमूमन कि जैसे पिछले कुछ वर्षों में हर एक एग्ज़ाम में, चाहे फिर वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कहीं का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, वहाँ पर लड़कियों ने बाजी मारी करके हमेशा पेपर की हेडलाइन निकली रहती है या न्यूज़ चैनल्स पर चलता रहता है। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि जो कमेंट करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 50% तो लड़कियाँ हैं ही। ठीक है, तो मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है कि कोई सर यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे होंगे जो बहुत बुरा पढ़ाते होंगे, या कोई सर जिसके आप फ़ैन होंगे, आप भक्त होंगे बेसिकली, जो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, ठीक है, अगर कोर्स कंटेंट दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी से भी पढ़ लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही मेहनत करना है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर बकैती कर रहे हो, लेकिन जीवन का सच यही है कि अगर कंटिन्यूटी और परसिवरेंस से काम नहीं करोगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, कि आप कहाँ पीछे रह जाओगे, इस बात का अंदाज़ा जो है 1-2 साल बाद होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा ये जो आ रहा है करंट के क्वेश्चंस, ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि अगर मंथली मैं कंपाइल करके आप लोग को दे पाऊँगा तो शायद 300 क्वेश्चन के बाद मैं देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वो जनवरी से या मार्च से जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं उसको कवरेज करा दूंगा। तो कोई और लेक्चर या कोई और चैनल 10 जगह घूमने से बढ़िया है कि अगर आप यूपीएससी हिंदी से चिपके हुए हो या उसको लगातार देख रहे हो, आप एक अच्छे व्यूअर हो, तो आप इसको देखो। ठीक है, या अगर कोई और देख रहे हो तो उसी को देखो, बस मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू रहोगे किसी भी चैनल पर तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे इस चैनल पर मेरे करंट अफेयर्स के अलावा आपको आंसर राइटिंग का भी एक फ्री लेक्चर मिलता है। उसके अलावा बेसिक क्लियर करने के लिए लूसेंट की भी 2 क्लासेस डेली ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। मोटिवेशन के लिए एक व्यक्ति जो आईपीएस हो चुका है उसके द्वारा आपको मोटिवेट कर दिया जाता है। हिंदी साहित्य में एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति जो सत्यप्रकाश सर हैं, उनके पास जितनी हिंदी साहित्य की जानकारी आपको पता ही है कि गौरव सर को वही प्रिपेयर करवाए थे। तो एक पूरा पैकेज यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वैल्यू एडिशन भी करना है तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो, जो हमारी यूपीएससी हिंदी टीम की चल रही है या यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। उसके अलावा उनके पास ध्रुव बैचेज हैं मेंस के लिए, और भी जो भी चीज़ें हैं आप इन दोनों नंबरों पर कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जिस हिसाब से। अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो तो एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि 30 प्रश्न के आसपास किया जाए। अगर थोड़े कम होते हैं तो भी ठीक है, बट इतनी कोशिश करेंगे। हाँ, एक आखिरी अपील ये है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक ही कर दो यार। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग का रवैया है वो ठीक नहीं है कि आया वीडियो, मज़ा नहीं आया, 2 मिनट में निकल गए। ठीक है, देखो जिन चीज़ों में मज़ा आता है वो क्षणभंगुर होती हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो मज़ा तो नहीं आने वाला है कभी भी पढ़ाई में। मज़ा तो बाकी पूरी दुनिया में है ही। तो आप शॉर्ट्स देखो, इंस्टाग्राम चलाओ और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, दैट इज यूडाइस प्लस रिपोर्ट। तो सबसे पहला इसमें एक प्रश्न जो बना वो ये बना कि यूडाइस प्लस का फुल फॉर्म क्या है, ये यूडाइस का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है, अब उसमें प्लस लगा हुआ है तो उसको प्लस लिख दिया। ठीक है, तो एक तो ये बन गया कि एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ओके, अब जो कथन है उन्हें देखते हैं। पहला कथन है कि यह एक व्यापक अध्ययन है जो स्कूली छात्रों के नामांकन और ड्रॉप आउट दर, तो नामांकन के बारे में यानी कि जो आपका इनरोलमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ड्रॉप आउट्स रेट के बारे में जानकारी दे रहा है। उसके अलावा स्कूलों में कितने शिक्षकों की संख्या है, द नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, पूछा है कितने सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसे वर्ष 2018-19 में डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार तथा सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च द ईयर 2018-19 टू स्पीड अप डेटा एंट्री, रिड्यूस एरर, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी एंड सिंप्लीफाई द वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि यूडाइस का एक, ये जो यूडाइस प्लस है ये यूडाइस का ही एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है, मींस इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है यूडाइस का, अपडेटेड भी है, जिसे 2017-18 में सामाजिक श्रम और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो स्टेटमेंट गलत है तीसरा। ठीक है, तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका 2017-18 में नहीं आया था, 2012-13 के आसपास आया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूडाइस आप बस ऐसे ही हेडिंग भी नोट कर सकते हो कि यूडाइस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसे रैंडम प्रश्न आते हैं, जैसे सारा एरिया कवर किया जाता है, तो एजुकेशन के फील्ड से भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूडाइस, ये रिपोर्ट जो है एक व्यापक अध्ययन है। ठीक है, जो स्कूली छात्रों के नामांकन यानी कि इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड ड्रॉप आउट दर, रेट ऑफ ड्रॉप आउट, स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल एंड शौचालय सुविधा, मतलब टॉयलेट है या नहीं है, भवन अवसंरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जो भी बिल्डिंग है उसकी, विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जानकारी प्रदान करता है, मतलब जो भी बेसिक अम्यूनिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर जानकारी देता है। इसीलिए कथन एक सही है। दूसरा कहता है 2018-19 में डेटा प्रविष्टि यानी कि जो डेटा एंट्री होता है उसमें तेजी करने के लिए एक पोर्टल है बेसिकली, ये इस पर सारे बच्चों का फुल इंफॉर्मेशन होता है। अब तो उसमें ब्लड ग्रुप का भी एक ऑप्शन आ गया है, तो उसमें ब्लड ग्रुप भी देना होता है। ठीक है, तो डेटा गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है, उसका सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। चूंकि हो क्या रहा है स्कूलों में, पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उसमें सबसे पहले कुछ महीने में पैसे मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उन पैसों की जगह पर राशन मिलने लगा। फिर सरकार की स्कीम आई मध्याह्न भोजन यानी कि MDM, विच इज़ कॉल्ड मिड डे मील। तो मिड डे मील में कुक्ड बढ़िया फूड, ऐसा कुछ हुआ कि 7 दिन का एक मेन्यू बना देते हैं और रोज़ जो है अच्छा फूड बना करके खिला के उनको दे देंगे खाना। फिर उसके साथ साथ बैग देते थे, कॉपी बुक्स देते थे और ड्रेस देते थे। अभी क्या हुआ, कोविड के आसपास में DBT का एक फंडा स्टार्ट हुआ कि बच्चों को, चूँकि वो चीज़ें इस तरह से नहीं हस्तांतरित की जा सकती, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हो सकता है कि बिचौलिए अधिकारी या फिर टीचर्स कुछ पैसे खा लें। ठीक है, तो मतलब जो भी सोच रही हो, वट एवर द थिंकिंग वाज, तो उसमें क्या किया गया कि DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से बच्चे के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे जाने लगे। ठीक है, तो इसके लिए यूडाइस और ज़्यादा क्या हो गया, प्रचलन में आ गया एक तरीके से। तीसरा है कि विद्यालय और संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्रित करने के लिए भी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2012-13 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं शुरू किया गया था, 2012-13 में शुरू किया गया था। दोनों पॉइंट इसमें गलत था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और शिक्षा से संबंधित है। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा समय ले लिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ग्रीन क्रेडिट का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट। तो कीवर्ड याद रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट की बात की जा रही है यहाँ पर। पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने वाले अनिवासी, मतलब निवास करने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी फॉर NRIs, अनिवासी, बेसिकली प्रवासी को अनिवासी लिखा हुआ है, रिजाइडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी उद्यम हेतु पर्यावरण संबंधी मानकों को पूरा करने के उपरांत सरकार से
प्राप्त होने वाला ऋण। इंग्लिश में देखते हैं कि द लोन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर मीटिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर एन एंटरप्राइज। ओके। तीसरा है कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई, अ सिंबॉलिक यूनिट गिवन एज द इंसेंटिव फॉर एक्टिविटीज दैट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है। और चौथा है किसी आधारभूत संरचना के निर्माण पूर्व पर्यावरणीय संबंधी उठाए जाने वाले कदम हेतु दी गई सहायता राशि, अमाउंट ऑफ असिस्टेंस गिवन फॉर द इन्वायरमेंटल रिलेटेड या इन्वायरमेंट रिलेटेड। ठीक है। स्टेप्स बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 4 ऑप्शन है, एक बारी आप भी बताने का प्रयास करिए। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, जैसे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप सांकेतिक इकाई। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, सिंबॉलिक यूनिट गिवन एज ए इंसेंटिव। ठीक है, तो ये होता है ग्रीन क्रेडिट का तात्पर्य। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की इकाई को संदर्भित करता है। तो देख लीजिएगा, ये व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और संस्था यानी कि आपके इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है। फिर एक बात और बता देता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाना था। जो पोर्शन मैंने पढ़ा है उसमें से करीबन 12-13 प्रश्न फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से 4-5 जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो पढ़ाया हुआ था मैंने, उसमें से पहला क्वेश्चन फंसा हुआ है आपका गरबा को लेकर के। ठीक है, गरबा मैंने पढ़ाया था, किसमें था ये, आर्ट एंड कल्चर का जो PT 365 पढ़ाया है उसमें से पहला प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली फंसा। दूसरा मैंने पढ़ा है स्कल्पचर, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें से आपका क्या फंसा, तो शांति निकेतन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है, तो ये शायद ये नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है आपका, ये भी PT 365 के कल्चर का ही पोर्शन है जो मैंने पढ़ाया था। इसमें आपका चेन्नाकेश्वर टेम्पल यानी कि जो होयसल के मंदिर थे, पवित्र मंदिर, उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं रह गया क्या, इसके साथ साथ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये देखिए, ये पूछा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मैंने आपको जो है कराया था। जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा उनको डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिला होगा। उसके साथ साथ आर्टिकल 21 पुट्टा साम्यवाद मैंने बताया था वो भी, ठीक है, बातचीत के दौरान। तो इस तरह से और भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि जो मैंने मैपिंग पढ़ाई थी उसमें आपका जो नॉर्थ सी था उससे रिलेटेड कंट्रीज़ पढ़ाई थी, फिनलैंड, डेनमार्क, इस सब के बारे में। ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चंस जैसे पूछे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जिनसे प्रश्न आया था। तो अभी भी जो चल रहा है इसको इग्नोर ना करिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कब कहाँ से प्रश्न आ जाए। जैसे मैंने एक बार प्रश्न ऐसे ही बातचीत में बताया कि पिछले साल शायद प्रश्न आया हुआ था कि कौन से जीव जो है नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है। तो मैं फ़ोटो देख करके मन में याद करके अंदाज़ा लगाया कि हाँ ये रात्रिचर है, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ जनरली जो है रात में खींची हुई थी। सिमिलरली उसी तरह से एक प्रश्न आया आपका कि जल पर पाए जाने वाले मेंढक, फफूद और 2-3 का नाम दिया, फिर पूछा कि किस कैटेगरी के आते हैं, कि ये कीट हैं, सरीसृप है या मत्स्य हैं। ठीक, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं, जो आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन, एक कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप जीवन यापन कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे कई बार पूछा PCS के प्रश्न, PCS में कि एक टाइप की ब्रिक आ रही है, ठीक है, जो कि फ्लाई ऐश से बनती है। तो अब ये इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ग्रीन क्रेडिट के बारे में हमने बता दिया आपको, ठीक है, शायद सारा बता दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें एक पॉइंट ये है कि यह कार्यक्रम जो लाइफ चल रहा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली का हिस्सा है और स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करता है, पुरस्कृत करता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, अप्रिशिएट भी करता है, उसके साथ साथ जो है पुरस्कृत भी करता है, उन लोग को अवार्ड भी देता है। चलिए आगे। तो मतलब हाँ, एक बार और इसको देख लेते हैं कि ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कि पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियां हैं, जिसमें व्यक्ति और संस्थाएं दोनों आती हैं, उनको प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन की इकाई कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग कारखाने और उनकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है सही नहीं है, सबसे पहले तो ये मार्क करना। और काफी ज्यादा स्टैटिक का प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टैटिक जीके का प्रश्न है तो काफी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है।
इसमें पहला दिया है भिलाई यूएसएसआर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, भिलाई यूएसएसआर, फिर देता है आपका बोकारो यूएसए, दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी। तो स्टैटिक का पोर्शन आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आंसर इसका आप लोग आशा करता हूँ दे दिए होगे। आंसर जो है आपका बोकारो, ठीक है, बोकारो जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि बोकारो को यूएसए के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि भिलाई जो है यूएसएसआर का है, तो यूएसएसआर का है भिलाई, ठीक, और इसके साथ साथ है बोकारो। तो चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, वो भी, ठीक है ना, वो इसका और भी इसका, वो भी से याद कर सकते हो कि यूएसएसआर, वो भी यूएसएसआर है। दुर्गापुर ब्रिटेन का है, ठीक है, क्यों ब्रिटेन का है दुर्गापुर? तो दुर्गापुर को ऐसे दुर्गा वाली जगह से याद कर सकते हैं, तो दुर्गापुर को आप ऐसे याद कर लो कि ठीक है, ब्रिटेन के लोग जो आए वो दुर्गा माता से डरते थे, ऐसा करके कुछ याद कर लो, ठीक है। और राउरकेला जो है वो जर्मनी से याद कर लो। तो इस हिसाब से बी जो था बोकारो वो इनकरेक्टली मैच था। यहाँ पर आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पूछा हुआ है कि सेंदई फ्रेमवर्क के बारे में। ये भी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ही है क्योंकि जब जिस वर्ष का नहीं है उसके बाद जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो स्टैटिक में आ जाता है। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। सेंदई फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है तो यह आया था वर्ष 2015 में, डायरेक्टली आने वाला प्रश्न है, कहीं इसमें कुछ मुझे 2 बार 3 बार पढ़ के आपसे आंसर नहीं मांगना है, डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए कि सेंदई फ्रेमवर्क जो आया था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, मींस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अडॉप्ट किया गया था 2015 में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। सेंदई फ्रेमवर्क को जापान के सेंदई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण मींस जो अब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसको तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन 2015 में अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो इसका कह रहा है कि सभी क्षेत्र के अंदर और बाहर विकास में आपदा जोखिम के बहु जोखिम प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है। मतलब कुल मिलाकर के डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है। तो आप याद रख लोगे सेंदई, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, MGMT मैं लिखता हूं मैनेजमेंट को शॉर्ट में, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न पूछता है कायिक अनुवांशिक वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो टफ क्वेश्चन है, कोई अगर अपने मन से किसी को आए तो यूपीएससी लायक प्रश्न यहाँ पर है, किसी को आए तो फिर वो दे सकता है आंसर। पहला है कि ये डीएनए अनुक्रमण में परिवर्तन है जो गर्भधारण के बाद शरीर की कोशिकाओं में होते हैं। पहले तो समझ लीजिए कायिक अनुवांशिक वेरिएंट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट, ठीक है। सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट साइंस का क्वेश्चन जब भी आए तो इंग्लिश में पहले मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दीज आर द चेंजेस इन द डीएनए, तो क्या कर रहा है, डीएनए में चेंज है, डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंज है, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज है, दैट अकर्स इन द बॉडी सेल आफ्टर कंसेप्शन। तो जब भी गर्भधारण होता है, कंसेप्शन होता है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग में जो चेंज होता है उसी को हम लोग सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स कहते हैं। दूसरा कहता है दीज कैन अकर ड्यू टू एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में जो त्रुटियां होती हैं उस कारण जो है कायिक अनुवांशिक वेरिएंट होते हैं। तीसरा है दे हैव बीन डिफरेंट, दे कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर इन जीनोम एंड विच जीन्स दे अफेक्ट, सम ऑफ देम कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द अदर डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। कह रहा है ये जीनोम में कहाँ होते हैं और कौन से जीन इनसे प्रभावित होते हैं, इसके आधार पर उनके अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, उनमें से कुछ कैंसर सहित अन्य बीमारियों का विकास करने का कारण बन सकते हैं। तो देखिए, एक बारी मैंने बहुत पहले आपको बताया था, क्या बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जब भी इस तरह के प्रश्न दे कि बहुत ही सीरियसनेस टाइप की बात हो रही है, कि तीनों ऑप्शंस में बहुत ही सीरियस बातें हो रही हैं, कुछ तो सर के ऊपर से बाउंसर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में जब इतना फैक्ट भर के दिया हो और आपको फैक्ट जो है एक दूसरे से लिंक भी लग रहा हो, तो चुपचाप इसमें डी ऑप्शन मार दो, फिर चाहे वो यूपीएससी में आया हो या यूपीपीसीएस में आया हो, ठीक। तो इनमें तीनों सही है। अब इसका आप सिंपल एक नोट्स बना लो कि कायिक अनुवांशिक वेरिएंट में सीधे सीधे ये चीज़ें होती हैं, इनको हम नोट्स बना लिए, ठीक है। गौरव सर यही कभी कभी आपको कहते हैं कि किस तरह से नोट मेकिंग करनी है। चलिए, कायिक आनुवांशिक वेरिएंट यानी कि सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स, कायिक आनुवांशिक वेरिएंट को कायिक उत्परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। इसका आशय विशेष रूप से किसी व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं के भीतर डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन से है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटियां होने से
ये हो सकता है। दैहिक उत्परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जीनोम में कहाँ होते हैं और उनसे कौन कौन से जीन प्रभावित होते हैं। इनमें से कुछ कैंसर सहित अन्य बीमारियों का विकास का कारण बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वेस्ट टू वेल्थ मिशन की स्थापना की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने अगर लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा वेस्ट टू वेल्थ। तो ये स्टार्ट हुआ प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, मीन्स प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, दैट इज PM STEAC, याद कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मैंने पहले से दे रखा है, तो 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान आंदोलन संपूर्ण देश में विस्तृत हुआ, भारत ने एक स्वच्छ अधिक सतत भविष्य के लिए अपना मार्ग खोल दिया। पेरिस समझौते में भारत की घोषणा के अनुरूप, कौन सा पेरिस समझौता है? तो क्लाइमेट चेंज वाला पेरिस समझौता है, ठीक है। भारत की घोषणा के अनुरूप इस दिशा में अगले कदम का उद्देश्य अपशिष्ट और प्रदूषण प्रबंधन को खत्म करना है। क्या बोल रहा है कि जो भी अपशिष्ट है, यानी कि जो भी सीवेज गार्बेज है, और प्रदूषण प्रबंधन यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल जो है, पोल्यूशन मैनेजमेंट, उसको जो है खत्म करना है, पूरी तरह से एबॉलिश करना है, ठीक। इस संकट को ऊर्जा और विकास के उत्पादक मार्गों में परिवर्तन करना है। अब ये संकट क्या करेगा, जो भी आपका एनर्जी सेक्टर है या डेवलपमेंट का सेक्टर है, ठीक है, उसके जो भी प्रोडक्टिव वेज हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ, इस लाइन से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक। हालांकि बता दिया है तो बता दिया है, ठीक। फिर कहता है कि प्रधानमंत्री का विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत स्थापित वेस्ट टू वेल्थ मिशन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, दैट इज PSA कार्यालय की एक पहल है, जो कि वैश्विक तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाएगी। मीन्स जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे रिलेटेड, जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जैसे उनसे कुछ एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे उनसे कुछ एथेनॉल निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली एनर्जी उससे बना सकते हैं। तो इसमें अपशिष्ट निपटान, बिगड़ती वायु गुणवत्ता मतलब पुअर एयर क्वालिटी, अपशिष्ट निपटान का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ जो भी आपका वेस्टेज है या सीवेज है वो, ठीक है, जल निकायों के बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करके काफ़ी लोगों के लिए, यानी कि 1.3 बिलियन या अरब भारतीयों के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करना है, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया मैंने बता दिया, PM STEAC। फिर से देख लीजिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि CBI के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह गृह मंत्रालय के अधीन में काम करती है, ठीक है, चलो सही बात है। CBI केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच स्वतः शुरू कर सकती है। फिर कहता है कि यह इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करता है, ये भी करेक्ट है। CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त होती है, ये भी स्टेटमेंट जो है। तो इस हिसाब से तो मुझे तो सब सही लग रहा है। देख लेते हैं आंसर, शायद किसमें गलती है। जहाँ तक मुझे पता है तो पहले गृह मंत्रालय के अंडर में ही काम करती थी और अपराध की जांच स्वतः शुरू कर सकती है। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो ओहो ठीक लिख के रखा था मैंने इसको, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस के अंडर में आ गई थी। पहले ये गृह मंत्रालय के अंडर में ही स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम करता है, मतलब दूसरे के साथ अटैच होकर काम कर सकता है, ठीक। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा, काफ़ी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। सारे बाकी तो ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहा था कि इंटरपोल के अगर सदस्य देश हैं तो उनकी ओर से जांच करने का काम आपका CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है, और CBI के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच अन्वेषण करने की इसको शक्ति भी प्राप्त होती है, और CBI केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराध की जांच करना स्वतः शुरू कर सकती है, और आपका ये जो है गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं है, ठीक है। किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस, एक बार नोट कर लीजिएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर बात करता है कि यह रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहुराज्य संगठित अपराध और बहु एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जांच करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्लिनेक्स नामक नौसैनिक अभ्यास निम्न में से किस देशों से संबंधित है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो इसको आप तोड़ के देखा करिए। SL लिखा हुआ है, फिर IN लिखा हुआ है, फिर EX लिखा हुआ है। तो EX मतलब हो गया एक्सरसाइज, IN मतलब हो गया इंडिया, SL मतलब मेरे हिसाब से श्रीलंका होना चाहिए। तो भारत और श्रीलंका वुड बी द करेक्ट आंसर, और वो सही भी है। तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स
का 9वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम में। आपको बताना है कि अभी यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा, ठीक है, कि श्रीलंका के साथ पूछा मित्र शक्ति किसके साथ किया जाता है, तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के साथ किया जाने वाला युद्धाभ्यास है, ठीक है। चलिए, तो छोटी छोटी चीज़ें कहीं भी पूछ सकती हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है। तो स्लिनेक्स कहाँ किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ पे हुआ, तो विशाखापत्तनम में लास्टली हुआ। कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था। ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उद्देश्य ये है कि नौसेना के बीच जो है बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ा देना। मतलब परस्पर मतलब कि भाई उनके बीच में जो भी म्यूचुअल सहयोग है या कोऑपरेशन है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। किस चीज़ को लेकर के, बहुआयामी समुद्री संचालन नौसेनाओं के बीच को लेकर के, ठीक है। और आपको पता भी है कि अभी कच्चा तीवू जो एक आइलैंड है उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी था। अपोजिट पार्टीज़ कुछ ये क्लेम कर रही थी कि तमिलनाडु ने उसे श्रीलंका को दे दिया था एक समझौते के तहत, उसको वापस मांग लीजिए, रिट्रीव कर लीजिए, इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। अच्छा, ये सब चीज़ें चल क्यों रही हैं, क्योंकि भारत की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दोनों देशों के बीच तालमेल को दर्शाता है। देखिए, अब ये जो कीवर्ड है जैसे नेबरहुड फर्स्ट, देखिए कई बार मैं कहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम, आई माई सेल्फ बिलोंग टू हिंदी मीडियम ओनली, ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक जो है फुल हिंदी मीडियम में ही हुई है, संस्कृत निष्ठ हिंदी मीडियम में हुई है, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को अवॉइड करना, जैसे इंग्लिश देख लिया तो डर गए, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये चाहता हूँ ना, एक्चुअली होता क्या है कि 12वीं तक की पढ़ाई जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो बहुत ही अरेंज्ड वे में किए होते हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से किए होते हैं। मतलब वो वही 9 to 4 वाली क्लासेस करते हैं जो बचपन में हिंदी मीडियम वाले या बाकी स्टूडेंट्स की होती हैं, ठीक है। कि 9 बजे जाना है, फिर 4 बजे तक आना है, प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको, प्रॉपर कॉपी चेक हो रही है, प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। हिंदी मीडियम में क्या है कि थोड़ा सा, अगर आप कॉन्वेंट से नहीं हो, मतलब हिंदी मीडियम के किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं हो, तो थोड़ा बहुत लापरवाही हो जाती है सरकारी स्कूलों में। और बड़े स्तर पर जो है टीचर ये मानता है कि ये खुद से पढ़ लेंगे, और हिंदी मीडियम वाले ये दिखाते भी हैं कि हाँ हम कोई कोचिंग फला कोचिंग कर लेंगे और उस तरीके से काम चल जाएगा। तो उनका जो एक हैबिट होता है ना, ये 6 घंटे 8 घंटे और बुक से पढ़ना या फिर कॉपी बना के पढ़ना, नोट्स पढ़ना, इस तरह की जो पंक्चुअलिटी होती है उसका अभाव हो जाता है। इसीलिए जब एग्ज़ाम आता है, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो कि चाहता है कि आप प्रॉपर बच्चों की तरह पढ़ाई करके आए रहो, कि आप प्रॉपर नोट्स बनाए रहो 2-3 साल, ठीक है। मतलब जब आप ग्रेजुएशन में हो बेसिकली, तब आप प्रॉपर नोट्स बनाए रहो और करंट अफेयर लास्ट ईयर पढ़ो और फिर उन नोट्स को रिवाइज करके आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई कीवर्ड आए, जैसे मान लो कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति आ रही है, ठीक है, जैसे नेबरहुड, द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो ये कीवर्ड्स बहुत जनरली यूज़ कर लेंगे क्योंकि उनकी कॉपी कंप्लीट है, उन्होंने देख रखा है, या थोड़े से अब बिट स्मार्ट होते हैं वो लोग, ठीक है। या उनकी बुक्स जो लिखी हुई होती है इंग्लिश मीडियम की, वो इस तरह से लिखी हुई होती हैं कि उन्हें एक जनरल भी अगर स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का तो भी वो इस तरह के कीवर्ड्स जो है देख ही लेता है। हिंदी वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो मैंने खुद फील किया, इसलिए हमेशा बोलता हूँ। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि हिंदी वालों पर आक्षेप करता हूँ, आक्षेप नहीं, आप लोग को मैं बैक करने की कोशिश करता हूँ, पुश करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप लोग यूज़ कर लोगे। फिर कहता है तालमेल को दर्शाता है जो भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण सागर देश के क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रो फॉर ऑल इन द रीजन, इसको सागर बोलना है, ठीक है, सागर, ठीक है। सागर का भी फुल फॉर्म पता चल गया। तो इसके अनुरूप है ये सारी चीज़ें जो भी अभी एक्सरसाइज हुई है आपकी स्लिनेक्स। अगला है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड, ठीक है, टी साइलेंट होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। अगर बात किया जाए, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछ ले कि इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड कहाँ पर है, क्या मैंने बोला, इंटरनेशनल सुनामी सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो हवाई के होनोलुलु में लोकेटेड है, ठीक है, हवाई के होनोलुलु, ठीक, होनोलुलु में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र, दैट इज INCOIS हैदराबाद में स्थापित है, और ये जो है आपका प्रारंभिक चेतावनी देता है, इनिशियल वार्निंग देता है आपका सुनामी के लिए, ठीक है।
और एडवाइजरी जारी करता है, एक प्राधिकरण है। हाल ही में खबरों में रहा कंबाल कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इन विच स्टेट द कंबाल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है 4। तो कंबाल कोंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा कि इसका नाम स्थानीय पहाड़ी कंबाल कोंडा के नाम पर रखा गया है, जो कि विजयनगरम के नागरिकों के लिए हर फेफड़े के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हरे फेफड़े के रूप में, मतलब ग्रीन लंग्स के रूप में ये वर्क करता है। क्या नाम है? कंबाल कोंडा, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा कि ये बड़ा और विशाल अभ्यारण्य, तीव्र ढलान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहने वाला कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो कंवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द विच इज द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो जो कंवल है वो आपका, तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, मैं इसमें फिर से 3 स्टार दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 2 जून 2014 को क्या बना था? तेलंगाना किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। अभी 2 जून 2024 को कितना साल पूरा हुआ? 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पॉज करके एक बारी पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजू वैली बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो जो काजू वैली है तमिलनाडु में स्थित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये जो है 2021 में जो है इसे वहाँ का 16वां पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, मीन्स बर्ड सेंचुरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ घोषित किया गया था। नाम है काजू वैली वेटलैंड, ठीक है, या काजू वैली बर्ड सेंचुरी। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके चलिए अगला। हाल ही में चन्ना पटना खिलौने को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको 3 स्टार आप मार्क कर लो, एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। यूपीपीसीएस, आरओ, दोनों तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। कह रहा है चन्ना पटना खिलौने, पहले तो हैं कहाँ के? चन्ना पटना खिलौने हैं आपके कर्नाटक के, ठीक है। को किस देश के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनाए गए हैं? रिसेंटली चन्ना पटना टॉयज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच कंट्री? किसी देश में चन्ना पटना के खिलौनों से बच्चों को खेलने के लिए दिया जा रहा है और वहाँ जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में काम आ रहे हैं। तो देश का नाम है अफगानिस्तान। काफ़ी सनसनी फैलाने वाली न्यूज़ है ये, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी आपके स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में, खासकर यूपी के, पूछा जा सकता है। जितने भी वनडे वाले हैं वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि चन्ना पटना खिलौने अफगानिस्तान में बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा है, मतलब जो भी उनका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये पार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ चन्ना पटना क्या होता है? तो इट्स ए टॉय ऑफ वुड, ठीक है, इट्स ए वुडन टॉय, जो कि एक विशेष रूप में कर्नाटक के रामनगर जिले में चन्नापटना शहर है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। गोम्बेगाला उरू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर दूसरा नाम दे दे, मान लीजिए चन्नापटना खिलौने की जगह पे गोम्बेगाला उरू का नाम दे दे, तो वो भी चीज़ याद रखनी है। काफ़ी पुराना अतीत है इसके बनाने का, यहाँ पर विशेष जो है कारीगर होते हैं और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल से ही इसको खोजा जा सकता है, ठीक है। तो ये था चन्ना पटना के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? नीति आयोग का नाम दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो इसमें जो ए है यानी कि नीति आयोग, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 2 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि जो गेस कर पाना, ना पढ़े हुए लोगों के लिए गेस कर पाना थोड़ा टिपिकल होता है, और पढ़े हुए लोगों को कंफ्यूज करने की जिस क्वेश्चन में क्षमता होती है, वही चीज़ जो है एग्जामिनेशन में प्रायः पूछी जाती है, जिसमें फंसाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो हेल्थ इंश्योरेंस
इंडियाज़ मिडिल मिसिंग मिडिल नाम से रिपोर्ट आपकी हेल्थ एंड मिनिस्ट्री के बारे में, फैमिली मिनिस्ट्री के बारे में लोग सोचेंगे, या वेलफेयर के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में सोचेंगे, या फिर इंश्योरेंस के बारे में सोचेंगे कि IRDAI जो है आपका उसने निकाला होगा, लेकिन निकाल दिया है नीति आयोग ने, तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडिल नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का वित्तीय सुरक्षा मौजूद नहीं है। मतलब टोटल 40 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ आपका मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज़ बताती है। फिर कहता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि ABPMJ है, इसको और विभिन्न राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, कहता है कि कम से कम निचले 50% हिस्से को अस्पताल में भर्ती करने संबंधी व्यापक कवर प्रदान करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक दिया हुआ है हरामी नाला। ठीक है, तो इसको कुछ और नहीं पढ़ेंगे, ना को ना ही पढ़ेंगे, सौ लगा के नहीं पढ़ेंगे। तो हरामी नाला निम्नलिखित में से किसके लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अगर आएगा तो काफ़ी लोगों को गेस करने पर मजबूर कर देगा। तो हरामी नाला जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है। ये रन ऑफ कच्छ के पास है। हरामी नाला गुजरात के कच्छ से 22 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय चैनल है। ज्वारीय चैनल मतलब होता है टाइडल चैनल। ठीक है, टाइडल चैनल है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा यानी कि नेचुरल बाउंड्री, BDRY लिखता हूं मैं, ठीक है, बाउंड्री बनाने के लिए काम करता है। सेम वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी थी कि हरामी नाला एक्ट्स एज ए नेचुरल बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिया पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है? घनत्व का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से सड़कें हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी चौंकाने वाला आंसर है केरला। ठीक है, अगर सबसे लंबा नेशनल हाईवे का बात किया जाएगा तो उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में रोड मिलेगी, लेकिन अगर डेंसिटी की बात की जाएगी तो वो है केरला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केरल में सर्वाधिक घनत्व है, यानी कि प्रत्येक 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 5268.69 किलोमीटर जो है इतनी सड़कें बनी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर घनत्व देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, 1000 में 19,000 के आसपास 19,131 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। और दूसरा है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज़ में। तो दो डेटा नोट करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले आता है दिल्ली, फिर आता है आपका चंडीगढ़। ठीक है, ये दो देख लेंगे। और अगर डेंसिटी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी में डेंसिटी की बात कर रहा है, डेंसिटी, रोड डेंसिटी। ठीक है, और अगर आपका बात करेंगे नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा है आपका केरल के पास। अगर राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई के बारे में बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र के पास। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है लेह श्रीनगर के पास है, काराकोरम दर्रे को जो पार करता है। ठीक है, और इस राजमार्ग को 1D घोषित किया गया था। चलिए ये सब बातें आप लोग स्टैटिक पोर्शन में देखते रहिएगा। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? उत्तरी कोरिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन। ठीक है, तो जब भी कोई विशेष चीज़ें होती हैं तो दो लोगों के ऊपर शक जाता है। पहला है चाइना, तो चूंकि चाइना ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा है आपका उत्तरी कोरिया। तो कुछ ऊटपटांग चीज़ें उत्तरी कोरिया भी करता रहता है। तो अभी उसने क्या किया कि रिसेंटली टेस्ट किया एक सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM भी बोलते हैं। ऑप्शन है आपका करेक्ट A। देख लेते हैं होती क्या है। ठोस ईंधन मिसाइलें, हाल ही में उत्तरी कोरिया ने ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल से संचालित इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM भी कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। कह रहा है कि इसमें ठोस ईंधन मिसाइलों को प्रक्षेपण से तुरंत पहले ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो है लिक्विड ईंधन यूज़ हो रहा है या गैसियस ईंधन यूज़ हो रहा है तो तुरंत लाके ईंधन भर रहे हो। उसमें सॉलिड जो भी आपका फ्यूल होता है वो उसमें पहले से भरा होता है। इसको संचालित करना या ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होता है, सेफ होता है, और कम उपकरण समर्थन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं इसको चलाने के लिए, कम लगते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ठोस प्रणोदक या जो प्रोपल्सन ईंधन होता है, प्रोपल्सन फ्यूल, वो ऑक्सीडाइज़र का, ठोस जो है ईंधन और ऑक्सीडाइज़र का मिश्रण होता है। जो आपका सॉलिड प्रोपेलेंट होता है वो उसमें फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइज़र होता है। एल्युमिनियम जैसे धात्विक पाउडर अक्सर ईंधन के रूप में इसमें काम करते हैं। और अमोनियम परक्लोरेट, जो कि परक्लोरिक एसिड और अमोनिया का मिश्रण है,
सबसे आम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईंधन और ऑक्सीडाइजर एक कठोर रबर जैसी सामग्री के साथ बंधे होते हैं और एक धातु आवरण में पैक किए जाते हैं। ठीक, तो ऑलमोस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि ठोस प्रणोदक जो है उसमें फ्यूल होता है। ठीक, प्लस आपका ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक, ऑक्सीडाइजर में क्या होता है तो उसी के रूप में बता रहा है कि एल्युमिनियम जैसे धात्विक पाउडर यूज किए जाते हैं अमोनियम परक्लोरेट में, जो कि परक्लोरिक एसिड और अमोनिया का मिश्रण होता है, इसमें एज ए ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में WCCB का मुख्यालय लोकेटेड है। याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, तो ये जो है आपका दिल्ली में लोकेटेड है। एक बारी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दैट इज WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड जो आपका ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ अपराध होता है या क्राइम होता है उससे निपटने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर में एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और इसके अलावा कई क्षेत्रीय कार्यालय भी काम करते हैं। अगला आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट फॉर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं कि पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UN विमेन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 स्टार दे रहा हूँ, बट ये जान जाइए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और नई रिपोर्ट रिलीज हुई है। उसके लिए मैं एक सेपरेट PPT लाने वाला हूँ, कोई 5-6 मिनट की PPT होगी जो कि आपकी एग्ज़ाम एक्स्ट्रा फैक्ट करके जो मैंने बताया, क्विक फैक्ट फॉर एग्जाम करके ऐसे कुछ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उससे आप देख लीजिएगा, क्विक एग्जाम फैक्ट करके प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी डिफरेंट चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो चीज़ें वहाँ पर शामिल कर ली जाएंगी। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और 2006 में पहली बार जारी की गई। कुछ स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। 4 आयाम है इसमें, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता है, मीन्स आपका हेल्थ है, और उत्तरजीविता को इंग्लिश में अभी तो एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, सर्वाइवल बेसिकली। ठीक है, याद आ गया मुझे। तो हेल्थ एंड सर्वाइवल है। राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा का अवसर, या आर्थिक भागीदारी और अवसर को बोलेंगे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। हेल्थ एंड सर्वाइवल पहला है, दूसरा है आपका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, तीसरा है आपका शिक्षा का अवसर यानी कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और चौथा है आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट होगा ये। चलिए देखिए स्कोर भी कुछ, हालांकि स्कोर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, फालतू उसमें फंस के ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सीधा आंसर है, बिहार वाले दोस्त हमारे खुश हो जाएंगे। अभी स्टेट के पेपर होने वाला है शायद, जहाँ तक मुझे पता है कुछ जुलाई में शिफ्ट हो गया है, 19 जुलाई या 16 जुलाई कुछ ऐसा ही है। तो देखते रहो यार, ये सारी चीज़ें जो उसमें डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करो, अगर लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कर दो, वो बात भी ठीक है, मैं इंप्रूवमेंट कर लूँगा अपने में। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लगता है, आप लोग अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो भी चीज़ें लग रही हैं वो सब दिल से निकालो सारी चीज़ें। ठीक है, अंदर मत रखिए। आ जाइए, तो बिहार जो होगा आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक बारी पॉज करके आप देख लेंगे। ठीक है, अगला नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो आपकी काफ़ी न्यूज़ में रही है ये पिछले साल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 2 जगह शायद क्या हो गया, टूट फूट हो गई। एक स्ट्रीम मतलब एक पाइपलाइन है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 होता क्या है कि जो भी आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो रशिया है, जो पहले USSR था, उससे क्या लेती हैं? गैस लेती हैं। क्यों लेती हैं?
क्योंकि गैस की कॉस्ट कम पड़ती है। रशिया जो है उन लोग को जब देता है तो वो पाइप के जरिए देता है। पाइप होती कहाँ है? तो पाइप आपकी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े ओशंस हैं, उसके नीचे से गुजरती है। अब बात यह है कि दो जगह लास्ट ईयर उसमें जो है लीकेज देखने को मिली। तो लीकेज देखने को मिली, वॉर चल रहा है, तो ये भी माना जा सकता है कि होता नहीं है कि आग में घी डालने का जो काम, कि भाई यूक्रेन के साथ थोड़ा सा वॉर चल रहा है तो इनके साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए जिससे ये और परेशान करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिला, इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है काफ़ी न्यूज़ में रही। तो ये आपका रूस से जर्मनी के लिए जाता है और उसमें जो भी इन बिटवीन कंट्रीज़ पड़ती हैं, जैसे ये जो पूरा वाकया हुआ ये पोलैंड के आसपास में हुआ था, जो टूट फूट वाला हुआ था, ठीक है। और वो इतना आसान नहीं है इसको तोड़ना, इसको प्रॉपर मतलब ग्रेनेड मार के तोड़ना पड़ता है, ये इतनी मजबूत पाइपें होती हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी के पास किया गया होगा। अभी बेसिकली क्वेश्चन ये है कि रूस और जर्मनी के बीच में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन चलती है और जिन देशों को भी लेना होता है उस तरीके से लेते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा जल्दी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है नॉर्ड स्ट्रीम 2 नामक ऊर्जा निर्यात परियोजना, दैट इज एनर्जी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका निर्माण पहले ही निर्मित नॉर्ड स्ट्रीम के साथ साथ किया जाएगा, जिससे बाल्टिक सागर के माध्यम से प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक की गैस की मात्रा दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपरली वर्किंग भी है नॉर्ड पाइपलाइन जो है आपका। इस परियोजना का प्रस्तावित मार्ग 3 अन्य देश फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के प्रादेशिक जल एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरता है। तो ये पॉइंट, ठीक है, आपको ढंग से याद रखना है। बाकी दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आइए चलते हैं। पीएम अजय योजना खबरों में रही, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, करेक्ट यही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो पीएम अजय को पीएमजे के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जन आरोग्य योजना के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आपका दूसरी योजना है और वो दूसरी योजना है। ये है आपका अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, याद कर लेंगे, ठीक है, जो कि 100% केंद्र प्रायोजित है, मीन्स 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। और किसकी है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, फेम इंडिया चरण 2 योजना किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो योजना है आपकी, आपको भी जानकारी होगी, काफ़ी न्यूज़ में था ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के साथ फेम योजना, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन में आने का इस तरह का जो भी एक डिफरेंट नाम वाली योजनाएं होती हैं उनके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो फेम योजना जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है इसका चरण 2 स्टार्ट किया गया है। एक बार इसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फेम इंडिया चरण 2 भारत में इलेक्ट्रिक, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से अपनाने और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग चरण 2 देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की एक योजना है। पहला इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से अपनाओगे और दूसरा इसका विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे करोगे। 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली ये 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका परिव्यय जो है 10,000 करोड़ रुपए था। फेम इंडिया चरण 2 को 31 मार्च 2022 के बाद 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। पॉइंट याद रखिएगा, ये कब स्टार्ट हुई? तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी 2019 में, और 31 मार्च 2022 से 2 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो इसका भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो है इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? तो रेड कॉरिडोर क्या है ये समझना जरूरी है, तो कुछ फोटो रखा हूँ, पहले मैं आपको फोटो दिखा दूँ, फिर जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश अभी उसके अंडर में नहीं आता है। अब जो मैं फोटो लाया हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यही है आपका इंडियाज़ माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो जो माओवादी हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट जिन जिन एरियाज़ में होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग बोलते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? रेड कॉरिडोर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उनसे कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। हाईली अफेक्टेड, मॉडरेट अफेक्टेड और मार्जिनल अफेक्टेड, यहाँ पर 3 एरिया दिखा हुआ है।
देख करके आप भी एक बारी समझ जाओगे कि यूपी में जो है नेग्लेजिबल है ही नहीं। अगर आप उसकी पूरी बाउंड्री चेक करोगे तो यूपी में आपको बहुत एक जगह यहाँ पर थोड़ा दिखता है, बाकी कहीं भी नहीं है, ठीक है, वो भी बिहार का बॉर्डर है। बाकी कितने स्टेट इसमें आते हैं आप एक बारी देख सकते हो, ठीक है। इस फोटो को मैं इसी के साथ इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ, जब आपको PDF दी जाएगी तो ये फोटो भी रहेगा, तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी। चलिए एक सेकेंड, चलो आ जाओ। नहीं, यहाँ फिट नहीं हो रहा। और ये यूडैस का पोर्टल है, ठीक है, जो यूडैस प्लस मैं बता रहा था, यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन। तो इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये मैप जो है इसमें इंक्लूड कर दिया। आंसर क्या था इसका? वेस्ट बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। पहले एक बार देख लेते हैं। रेड कॉरिडोर जो है मध्य पूर्वी दक्षिणी भारत क्षेत्र में, इसे रेड जोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित राज्य रेड कॉरिडोर में आते हैं। बहुत सारे राज्य हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना नीचे, झारखंड बिहार से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश जिससे तेलंगाना अलग हुआ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के नीचे, बिहार उसके पूर्व में, महाराष्ट्र उसके दक्षिण पश्चिम में, छत्तीसगढ़ आपका कह सकते हो कि एक तरह से उत्तर पश्चिम में, केरला काफ़ी नीचे, उड़ीसा। ये जो है लाल गलियारा है, जहाँ पर नक्सलवाद, साम्यवाद यानी कि माओइस्ट जो है, उग्रवादी संगठन यहाँ पर कार्यरत है। 2000 जुलाई का अगर देखा जाए डेटा, तो 83 जिले इस गलियारे में आते थे। फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिले जो है लगभग आ गए, ठीक है। उस हिसाब से यूपी जो है सबसे कम आपका रेड कॉरिडोर से प्रभावित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? तो बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा कौन नहीं है, तो बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस जो है इसका हिस्सा है। आपको बताना है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, क्योंकि लेक्चर 51 मिनट का भी हो चुका है, फिर ज़्यादा बड़े लेक्चर होते हैं तो आप लोग भी बोर होते हो। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसे भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस शामिल है। CSC को शुरू में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए त्रिपक्षीय के रूप में जाना जाता था, जो 2021 में शुरू हुई भारत, मालदीव और श्रीलंका के NSA और उप NSA के बीच त्रिपक्षीय बैठकों से विकसित हुआ था, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच तनाव जब बढ़ा 2014 के आसपास, तो इसमें थोड़ा ठहराव आ गया था। लेकिन 2020 में CSC जो था आपका, उसमें उसके पुनरुद्धार, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, फिर से ब्रांडिंग करने के लिए मॉरिशस को समूह के सदस्यों के रूप में जोड़ा गया, और फिर से जो है ये आंसर आपका है, और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों पर्यवेक्षक देश है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बांग्लादेश और सेशल्स क्या है? पर्यवेक्षक देश है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ पोर्शन इसमें स्टैटिक का भी आना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे जैसे ही हम लोग 250 प्रश्नों के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न स्टैटिक मिलेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी जो भी मार्च में हुई, फरवरी में हुई आपके, ठीक है, जनवरी में हुई। तो बिल्कुल स्टिक रहिए, ये लेक्चर सीरीज़ लास्ट तक देखिए। जो अपडेटेड पोर्शन आएगा वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अलग से एक लिस्टिंग करा दूंगा, कि जितने भी इंडेक्स है सबकी लिस्टिंग करा दिए, जितने भी ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुए सबकी लिस्टिंग करा दिया, जितने भी टाइगर रिजर्व घोषित हुए सबकी लिस्टिंग करा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो सब मेरे ऊपर है कि मैं आपके लिए उतना काम कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर मिल रहा है, आपका काम है कि एक पेन कॉपी लेके बैठो, अच्छे प्रश्नों को कम से कम एक बार ही नोट करने का प्रयास करो। नहीं भी नोट करते हो तो लेक्चर 2-3 बार रिवाइज करके देख लो, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स जो भी आपको लगता है वो नोट डाउन कर लीजिए, और स्टिक रहिए। जैसे क्या करना है उसका सिलेबस रखिए। मैंने एक दिन और बताया था कि 2-3 सिलेबस निकाल करके अलग अलग बुक्स में जो पढ़ रहे हो उसमें कम से कम रखे रहो, और एक ही चैनल के साथ स्टिक रहो यार। जो भी चैनल देख रहे हो कम से कम उसको प्रॉपर देखो, उसको प्रॉपर फॉलो करो, उस गुरु को गुरु मानो, चाहे वो जो चैनल हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरे ही से चिपके रहो, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप देखो। एक बार ये फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे हम लोग सब लोग जो है किसी एक डेइटी को मानते हैं, किसी एक देवी देवता का पूजा करते हैं, किसी एक प्रॉपर मंदिर जाते हैं, किसी एक, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई काम जैसे रिवीजन होता है ना, रिवीजन, उस तरीके से जब एक ही व्यक्ति को लेकर के आप ज़्यादा समर्पित रहोगे, एक ही चैनल को लेकर के, एक ही बुक को लेकर के, तो सक्सेस आएगा, ठीक है, झक मार के आएगा। तो धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है।